साथियों, पिछले वीडियो में आप सबको बताने का प्रयास किया था कि मानवर काशीराम साहब कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर अंधकार युग से जो हजारों हजारों साल से अस्पृश्यों पर अछूतों पर छाया हुआ था, उस अंधकार युग से प्रकाश युग की ओर ले जा रहे थे। लेकिन कांग्रेस और महात्मा गांधी को यह स्वीकार नहीं था, इसलिए उन्होंने इसमें अड़ंगेबाजी की, बाधा डाली और खुलकर विरोध किया। और जो अधिकार बाबा साहब ने गोलमेज सम्मेलन से प्राप्त किए थे, उनको छीनने के लिए गांधी जी ने आमरण अनशन किया और उन अधिकारों को आमरण अनशन के माध्यम से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बदनाम करने का और देशद्रोही बताने का जो लेख उन्होंने लिखे या नहीं लिखे, ऐसे लेखों का दृष्टांत लेकर उनको देशद्रोही घोषित करने का प्रयास कांग्रेस और महात्मा गांधी ने किया था। तो साथियों, अब आगे उसी क्रम को बढ़ाते हुए मानवर काशीराम लिखते हैं, चमचा युग में फिसला। इसमें वो क्या क्या राज उजागर करते हैं, इसको आपको गौर से सुनना होगा, जानना होगा। इसके लिए वीडियो को अंत तक देखना भी होगा, तभी आप इसका सही अर्थ समझ पाएंगे। कहते हैं 1931-32 की इस अवधि के दौरान महात्मा गांधी और कांग्रेस ने डॉक्टर अंबेडकर के प्रयासों को आंशिक रूप से ध्वस्त किया। डॉक्टर अंबेडकर अछूतों को अंधकार युग से निकालकर प्रकाश के युग में ले जाने का प्रयास कर रहे थे, किंतु महात्मा गांधी और कांग्रेस दूसरी ही साजिशें रच रही थे। कौन? कांग्रेस और महात्मा गांधी कब साजिशें रच रहे थे? जब डॉक्टर अंबेडकर इन अस्पृश्यों को अंधकार युग से प्रकाश युग की ओर ले जा रहे थे। आगे कहते हैं, महात्मा गांधी के इस देश की व्यवस्था चतुर्वर्ण व्यवस्था पर आधारित अपने धर्म के अनुसार चलाना चाहते थे। चतुर्वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण सबसे ऊपर, क्षत्रिय उसके नीचे और वैश्य उससे नीचे और शूद्र सबसे नीचे। ये वो 4 मंजिला मकान है जो जिस मंजिल में पैदा होगा उसी में मरेगा। ये सीढ़ी रहित मकान है, नीचे वाला ऊपर नहीं जा सकता है, ऊपर वाला नीचे नहीं आ सकता है। गांधी जी ऐसी व्यवस्था, ऐसी चतुर्वर्ण व्यवस्था चाहते थे। ऐसा करके उन्होंने अछूतों को अंधकार युग में ही बनाए रखने का पक्का यकीन था कि अगर ऐसा रहेगा तो ये अछूत अस्पृश्य अंधकार युग में ही रहेंगे, ये कोई हक और अधिकार नहीं पाएंगे। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार चतुर्वर्ण व्यवस्था सदियों से उनको बनाए रखा है, यानी जो सदियों से जैसे अस्पृश्यों को रखा गया, ना सार्वजनिक तालाबों का पानी यूज कर सकते हैं, ना सार्वजनिक सड़कों पर चल सकते हैं, ना होटलों में, यानी किसी भी स्थान का, किसी भी दुकान का, किसी भी होटल का, किसी भी बस और ट्रेन की यात्राओं का वो उपयोग नहीं कर सकते हैं। शिक्षा, नौकरी तो बहुत दूर की बात थी। आगे लिखते हैं, इन साजिशों के वशीभूत होकर महात्मा गांधी ने उनके लिए किसी प्रकार के संरक्षणों के विरुद्ध जमकर लड़ाई लड़ी। कौन? किसके विरुद्ध? अगर उनको कोई हक और अधिकार मिल रहा है तो उसके विरुद्ध किसने लड़ाई लड़ी? महात्मा गांधी और कांग्रेस ने। गोलमेज सम्मेलन में अंतिम स्थिति तक उन्होंने इंच इंच पर अड़ंगेबाजी की। किसने? महात्मा गांधी ने इंच इंच पर अड़ंगेबाजी की कि इनको कोई हक और अधिकार न मिले। अछूतों ने अपनी शत्रुता के कारण, अछूतों से अपनी शत्रुता के कारण वो इस हद तक चले गए कि उन्होंने अछूतों का विरोध करने में मुसलमानों का साथ लेने के लिए मुसलमानों की सभी मांगों को बिना शर्त स्वीकार कर लिया। क्या कहते हैं कि वो अछूतों से शत्रुता मानते थे, लेकिन किस बात की शत्रुता? उनको यह शत्रुता थी कि हिंदू धर्म 4 वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण सर्वोपरि, क्षत्रिय उसके नीचे और वैश्य उससे भी नीचे और शूद्र सबसे नीचे। शूद्रों की काम सबसे की सेवा करना, किसी को छू न सकना, तालाब और नदी नाले में जहाँ कुत्ते, बिल्ली, घोड़े, गधे पानी पी सकते हैं, उस तालाब में मल त्याग कर सकते हैं, लेकिन ये चतुर्वर्ण वाले उसका पानी का उपयोग नहीं कर सकते हैं। उस व्यवस्था को जीवित रखने का काम गांधी जी और कांग्रेस कर रही थी, जबकि इस व्यवस्था से बाहर निकालने का काम के लिए लड़ाई कौन लड़ रहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लड़ रहे थे। उनका विरोध कौन कर रहा था? कांग्रेस और महात्मा गांधी जी। किंतु सौभाग्य से मुसलमानों ने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। क्या वो चाहते थे गोलमेज सम्मेलन में? कौन? गांधी जी और कांग्रेस। इसलिए वो मुसलमानों के पास मिलने गए
और उनके सामने शर्त रखी कि हम आपकी सभी मांगें मान लेते हैं, लेकिन आप गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर का विरोध करेंगे। लेकिन धन्य है, बहादुर हैं वो कितने मुसलमान भाई जिन्होंने गांधी जी का कांग्रेस के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। किंतु सौभाग्य से मुसलमानों ने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इसके बावजूद डॉक्टर अंबेडकर उनके अधिकारों और खासकर पृथक निर्वाचन मंडल के रूप में उनके राजनैतिक अधिकारों को प्राप्त करने में सफल रहे। मुसलमानों ने कांग्रेस का और गांधी जी का साथ नहीं दिया, बल्कि उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर जो हक अधिकार मांग रहे थे उसका विरोध नहीं किया, बल्कि ये कहा था कि जो हक अधिकार मुझे ब्रिटिश सरकार ने 1909 में दे दिया है, वही अधिकार तो डॉक्टर अंबेडकर अपने समाज के लिए मांग रहे हैं, मैं उनका विरोध कैसे करूं। ये चीज़ें आपको बाबा साहब की राइटिंग एंड स्पीचेस खंड 38 पढ़ेंगे तो डिटेल में, बहुत ही डिटेल में उन्होंने इन चीज़ों को दिया है। पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तब आपको ये गांधी जी के और कांग्रेस की असलियत का पता चलेगा। आगे कहते हैं, महात्मा गांधी के लिए तो ये अत्यधिक कठिन और अब असहनीय बात थी क्या कि उनके विरोध के बाद भी डॉक्टर अंबेडकर ने प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्र और राजनीतिक अधिकार प्राप्त कर लिए हैं। तो अब गांधी जी का तो खाना पीना हराम हो गया, उनके लिए असहनीय हो गया। जब उनकी सारी दलीलें नाकाम हो गई, यानी वो कोई दलील उनकी काम नहीं आई, तो उन्होंने दबाव की नीति सहारा लिया। कौन सी नीति का? दबाव नीति। वो दबाव नीति इनकी क्या है? आमरण अनशन की धमकी दे डाली। किसने? महात्मा गांधी ने, कांग्रेस ने। कांग्रेस के महात्मा गांधी ने आमरण अनशन की धमकी दे डाली कि अगर इन अस्पृश्यों को अधिकार दिए जाएंगे तो मैं अपनी जान दे दूंगा, मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने उन्हें अत्यंत विश्वसनीय पत्र लिखा, यानी ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी को समझाने का प्रयास किया, लेकिन महात्मा गांधी बिल्कुल सुनने को समझने को तैयार नहीं थे। अपनी मनमानी पर उतर आए थे कि किसी तरह अस्पृश्यों को हक और अधिकार नहीं मिलने दूंगा, और इसके लिए गांधी जी ने 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन शुरू कर दिया। महात्मा गांधी के आमरण अनशन के दबावपूर्ण प्रभाव को डॉक्टर अंबेडकर के उस वक्तव्य को, जो निम्न उद्धरण में सर्वोत्तम रूप से स्पष्ट किया जा सकता है, यानी बाबा साहब कितने दूरदर्शी थे कि गांधी जी जरूर आमरण अनशन करेंगे, जरूर उनके लिए संकट पैदा करेंगे। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 19 सितंबर 1932 को एक अपना वक्तव्य दिया था। वो बहुत महत्वपूर्ण है। उस वक्तव्य को आप सुनेंगे तो ये जानेंगे जब, तो आपके समझ में आ जाएगा कि महात्मा गांधी ने आमरण अनशन क्यों किया। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, ये ध्यान देना और भी अधिक महत्वपूर्ण है कि महात्मा गांधी प्रतिक्रियावादी और अनियंत्रित शक्तियों को मुक्त कर रहे हैं और इस प्रकार समुदाय तथा दलित वर्गों के बीच घृणा की भावना बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे उन दोनों के बीच मौजूद खाई और चौड़ी हो रही है। यानी सब लोग बीच की खाई को पाटने का काम करते हैं, लेकिन महात्मा गांधी ऐसा काम कर रहे हैं कि वो खाई और चौड़ी हो। जब मैंने गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी का विरोध किया था तो मेरे खिलाफ पूरे देश में बड़ा हो हल्ला मचाया गया था और तथाकथित राष्ट्रीय प्रेस में मुझे राष्ट्रीय उद्देश्य के विरुद्ध देशद्रोही के रूप में चित्रित करने, मेरे पक्ष की ओर से आने वाले पत्राचार को दबाने तथा सभाओं और सम्मेलनों, जिसमें से तो कुछ ऐसी भी सभाएं और मीटिंगें थी जो मैंने संपन्न ही नहीं की थी, की रिपोर्ट प्रकाशित की, मेरी खिलाफ प्रचार किया। जो मीटिंग और गोष्ठी मैंने की नहीं थी उनको भी छापा गया मेरे खिलाफ प्रचार के लिए। मुझे देशद्रोही कहा गया। देशद्रोही प्रचारित कराया किसने? महात्मा गांधी और कांग्रेस ने। मेरे पार्टी के खिलाफ प्रचार को बल देने के षड्यंत्र चल रहा था। दलितों की कतारों में विभाजन पैदा करने के लिए चांदी की गोलियों की बेरोक टोक इस्तेमाल किया जा रहा था। यानी चांदी की गोलियां अलग पैसे दे करके, रुपए दे करके मेरे समाज के लोगों को तोड़ करके मेरे खिलाफ प्रयोग किया जा रहा था। ये काम कौन कर रहा था? कांग्रेस कर रही थी और महात्मा गांधी कर रहे थे। वो चीज क्या आज बंद है? आप इस परिप्रेक्ष्य में 2024 का चुनाव देखें।
कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन की मुखिया है, लेकिन उसने किसी दलित लीडर को नहीं बुलाया, उसी तरह किसी मुस्लिम लीडर को नहीं बुलाया, जबकि कांग्रेस दलित और मुस्लिम के वोटरों पर ही शासन करती है। तो कांग्रेस की जो मानसिकता आज से 100 साल पहले थी, वही मानसिकता आज भी काम कर रही है। ये आप जब तुलना करेंगे तो पाएंगे। आगे लिखते हैं, कुछ झगड़ों की परिणति तो हिंसा में भी हुई। बाबा साहब क्या कहते हैं, कहीं कहीं पर तो ये झगड़ा भी हो गया, हिंसा भी हुई, मारपीट भी हुई। आगे लिखते हैं, ये महात्मा गांधी इस सब की व्यापक स्तर पर पुनरावृत्ति नहीं चाहते हैं, तो भगवान के वास्ते उन्हें अपने निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए। अगर गांधी जी नहीं चाहते हैं कि हिंसा हो, वो नहीं चाहते हैं कि भेदभाव बना रहे, तो उनको अपने विचारों पर पुनर्विचार करना पड़ेगा कि मानो एक समान, इनको भी हक और अधिकार, अस्पृश्यों को भी अन्य लोगों की तरह हक और अधिकार मिलना चाहिए। अगर ये चाहते हैं, ऐसा चाहते हैं, तो इनको अपने विचार पर, आमरण अनशन पर पुनः विचार करना चाहिए। लेकिन गांधी जी मानने वाले हैं, सुनने वाले हैं। उन्होंने तो एक जिद है कि अस्पृश्यों को हम कोई हक और अधिकार नहीं मिलने देंगे, इसलिए वो किसी की बात, बाबा साहब की भी बात, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भी बात मानने को तैयार नहीं है और आमरण अनशन पर चले गए हैं। आगे लिखते हैं, आगे वक्तव्य में डॉक्टर अंबेडकर बताते हैं, लेकिन यदि वो स्वयं को विरत नहीं करते तो उनकी तमाम इच्छाओं के बावजूद इन परिणामों को आगे आना वैसे ही निश्चित और असंभावी है जैसे कि दिन के बाद रात आती है। यानी कितना बड़ा बात बाबा साहब ने कह दी। अगर गांधी जी या अपनी जिद के आगे नहीं मानते हैं, तो इसका रिजल्ट बिल्कुल वैसे ही है जैसे दिन के बाद रात आती है, अंधकार ही अंधकार आएगा। लेकिन गांधी जी को ये स्वीकार है, लेकिन अस्पृश्यों को हक अधिकार मिले ये स्वीकार नहीं है, ना गांधी जी को और ना ही कांग्रेस को। ये चीज बड़े समझने की बात है और इसको मानवर काशीराम को अपनी एक किताब चमचा युग लिखना पड़ा है। आगे कहते हैं, डॉक्टर अंबेडकर के बयान का उपरोक्त अंश डॉक्टर अंबेडकर के उस पेशोपेश की झलक देता है जिसमें वो उस समय उलझे हुए थे। डॉक्टर अंबेडकर से महात्मा गांधी का तर्क था कि मेरा जीवन आपके हाथ में है, क्या आप मेरे जीवन को बचाएंगे? बड़ी अजीब बात लगती होगी आपको। आमरण अनशन खुद कर रहे हो, और क्यों कर रहे हो कि अस्पृश्यों को कोई हक अधिकार ना मिले, और उन हक अधिकारों की बाबा साहब की, डॉक्टर अंबेडकर की बात मान करके मानवतावादी अंग्रेजों ने हक अधिकार दिए। उन हक अधिकारों को छीनने के लिए जबरदस्ती गांधी जी आमरण अनशन कर रहे हैं और दोष, सारा का सारा दोष इसका डॉक्टर अंबेडकर पर थोप रहे हैं। क्या गांधी जी का यही आदर्शवाद है? क्या गांधी जी की यही नीतियां हैं? क्या गांधी जी की इसी लोग पूजा करते हैं? क्या गांधीवाद इसीलिए आया है? गांधीवाद के अनुयायी इसका जवाब देना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। आगे देखिए क्या कहते हैं, यह अपने अनशन के द्वारा पैदा की गई परिस्थिति से स्वयं को निकालने की महात्मा गांधी की बेहद बेसब्री को दर्शाता है। अब स्वयं संकट पैदा किया है देश के सामने, ब्रिटिश सरकार के सामने, डॉक्टर अंबेडकर के सामने, और इसका दोष किसको दे रहे हैं? डॉक्टर अंबेडकर को। इसका दोष किसको दे रहे हैं? ब्रिटिश सरकार को दे रहे हैं कि मैंने मना किया था कि इनको हक अधिकार ना दिया जाए, फिर भी आपने हक अधिकार दे दिया। डॉक्टर अंबेडकर को मना किया था, लेकिन वो लड़कर इन हक अधिकारों को ले लिया। अब हम आमरण अनशन करते हैं और डॉक्टर अंबेडकर को बदनाम करते हैं। ये कितनी घटिया सोच रही होगी गांधी जी की, जो मानव को मानव के समान ना समझे। ये गांधी जी की सोच थी, ये कांग्रेस की सोच थी, ये उस समय के सामंतवादी व्यवस्था की सोच थी। धन्य कहेंगे उस समय के जो मुस्लिम लीडर्स थे जिन्होंने गांधी जी का और कांग्रेस के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। इसका मतलब है कि मुसलमान समाज मानवतावादी समाज था और आज भी है। इसलिए कांग्रेस उनको उनके हक अधिकार जितना कांग्रेस की सरकार में छीने गए हैं, शायद पहले कभी नहीं।
ब्रिटिश सरकार ने इतना नुकसान मुसलमानों का नहीं किया जितना नुकसान कांग्रेस सरकार ने किया है। उसी तरह जिस तरह अस्पृश्यों का जितना नुकसान कांग्रेस और महात्मा गांधी ने किया है, उतना नुकसान अंग्रेजों ने नहीं किया है, बल्कि अंग्रेजों ने तो अस्पृश्यों के लिए बहुत कुछ दिया है। वो एक तरह से भारत उनका आना अस्पृश्यों के लिए वरदान साबित हुआ था। आगे देखिए क्या कहते हैं। डॉक्टर अंबेडकर तथा महात्मा गांधी के ऐसे पेशोपेश होने के कारण दोनों ही इस स्थिति से निकलने के लिए उत्सुक थे और इस प्रकार सवर्णों की नापसंदगी और अछूतों की नाराजगी के बीच पूना समझौते को दोनों पक्षों द्वारा मान्यता दी गई, क्योंकि गांधी का दबाव के कारण मजबूरी में डॉक्टर अंबेडकर को पूना पैक्ट करना पड़ा था, जिस पर वो ताजिंदगी पछताते रहे और इस पूना पैक्ट की ताउम्र भर्त्सना करते रहे थे और उसे भारत का अधिनियम में शामिल कर लिया गया। पूना पैक्ट ने अछूतों के पृथक मताधिकार अथवा पृथक निर्वाचन मंडल छीन लिया और उन पर संयुक्त निर्वाचन मंडल थोप दिया। इसके प्रभाव को स्वयं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अद्भुत रूप से स्पष्ट किया है। क्या स्पष्ट किया है? क्या उन्होंने लिखा है? संयुक्त निर्वाचक मंडल और सुरक्षित सीटों की व्यवस्था पूना पैक्ट की शर्तों के अनुसार लागू होंगी के अंतर्गत स्थिति भी और भी बदतर हो जाएगी। कहते हैं जो स्थिति अभी खराब है, बदतर है, खराब से खराब है, उससे भी खराब हो जाएगी इस संयुक्त निर्वाचन से। ये कौन कह रहा है? डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं। यह कोरी कल्पना भर नहीं है। वो कह रहे हैं ये कोरी कल्पना नहीं है, इसमें सच्चाई है। पिछले चुनाव 1946 में निर्णायक रूप से यह साबित कर दिया है कि अनुसूचित जातियों को संयुक्त निर्वाचक मंडल में पूर्ण रूपेण मताधिकार वंचित किया जा सकता है। बहुत बड़ी बात, कितने दूरदर्शी थे डॉक्टर अंबेडकर। वो कह रहे हैं 1946 के चुनाव ने यह साबित कर दिया है कि संयुक्त निर्वाचक मंडल के द्वारा इनको अस्पृश्यों को पूर्ण मताधिकार से वंचित किया जा सकता है। यह मत समझें कि उनको ये मिल गया। असंभावी होने वाला हो ही गया है। कहते असंभावी, जो नहीं हो सकता था वो हो गया। पूना पैक्ट के द्वारा वो हो गया। जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र और राजनीतिक अधिकार बाबा साहब ने गोलमेज सम्मेलन में प्राप्त किए थे, वो छीन लिए। किसने? महात्मा गांधी और कांग्रेस ने। पूना पैक्ट ने अनुसूचित जातियों को मताधिकार वंचित कर दिया। बहुत बड़ी बात है। पूना पैक्ट ने अनुसूचित जातियों को मताधिकार वंचित कर दिया और उसके द्वारा चमचा युग में ढकेल दिया। यानी मताधिकार क्या? अब उनके दबाव में आ गए। वो जो सामंतवादी व्यवस्था है, जो अमीर लोग हैं, जो पूंजीपति लोग हैं, जो जमींदार लोग हैं, वो अपने जन को, अपने मजदूर को, गोबर उठाने वाले को, कूड़ा डालने वाले को, टट्टी साफ करने वाले को उम्मीदवार बनाएंगे। रिजर्व सीट पर उनको उम्मीदवार बनाएंगे और उनको चुनाव भी जिताएंगे, पैसा अपना लगाएंगे और उनके अधिकारों का प्रयोग वो करेंगे और ये सिर्फ चमचे रहेंगे, रबड़ स्टैम्प बनकर रहेंगे। इस चीज का बाबा साहब ने उसी समय स्पष्ट कर दिया था। 1946 में उन्होंने इसे पूर्ण रूपेण से व्याख्या भी की थी। तो साथियों, आज की जानकारी बस इतनी ही। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मानवर काशीराम ने जो चमचा युग में ये दृष्टांत दिया है, इसके विषय में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तथा अगला विषय होगा चमचा युग कितना पुराना है। चमचा युग कितना पुराना है, इस पर वार्ता की जाएगी। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें तथा प्रकाश की राह चैनल को सब्सक्राइब भी करें।